हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी वत्सल शाह। हमारा टॉपिक चल रहा था इंड AS 36 एंड फ्रेंड्स इंड AS 36 का नाम था दैट इज नथिंग बट इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। मैंने आपको इतने लेक्चर्स में जो भी समझा दिया वो एक बार मैं आपको रिपीट करवा दूं, उसके बाद आज का नया टॉपिक स्टार्ट करें। मैंने अभी तक आपको क्या क्या समझा दिया है। सबसे पहले मैंने समझा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेयरमेंट। तो इंपेयरमेंट का एक बेसिक मतलब था कि इंपेयरमेंट इज नथिंग बट डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंपेयरमेंट लॉस? तो इंपेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। फ्रेंड्स, टोटल 8 जगह पे आपका इंड AS 36 एप्लीकेबल नहीं था। एक इन्वेंट्रीज, वहां पे इंड AS 2 एप्लीकेबल था। दूसरा डेफर्ड टैक्स असेट, वहां पे इंड AS 12 एप्लीकेबल था। अगर कोई भी असेट का क्रिएशन हो रहा है अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट्स लाइक प्लान असेट्स, तो वहां पे इंड AS 19 एप्लीकेबल था। उसके बाद चेक करो तो कोई भी बायोलॉजिकल असेट है जिसको आप मेजर करते हो एट अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो वहां पे आपका इंड AS 41 एप्लीकेबल था। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट 104 एप्लीकेबल था। नॉन करंट असेट हेड फॉर सेल, वहां पे इंड AS 105 एप्लीकेबल था। फाइनेंशियल असेट वहां पे 109 एप्लीकेबल था। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे इंड AS 115 एप्लीकेबल था। ये हर एक चीज है तो असेट, पर उसका हम कभी भी इंपेयरमेंट प्रोवाइड करने वाले नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस की फॉर्मूला बोलो तो इंपेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट अ कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। एंड फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैरिंग अमाउंट? तो कैरिंग अमाउंट इज नथिंग बट हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस अगर इंपेयरमेंट लॉस पहले आपने रिकॉर्ड किया है तो वो। रिकवरेबल अमाउंट में हम दो चीज कंसीडर करते हैं। एक कंसीडर करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड दूसरा कंसीडर करते हैं दैट इज समथिंग बट वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मतलब व्हाट, ये असेट को आज का आज डिस्पोज कर दे तो ये असेट आपको कितना कमा के दे रहा है। सिंपल बोलो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपको 3 जगह से मिल सकता है। अगर आपका किसी के साथ बाइंडिंग अग्रीमेंट है तो वो आपके लिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बन सकता है। वो अगर बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं है तो करंट एक्टिव मार्केट प्राइस है, वो आपके लिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बन सकता है। और अगर वो भी नहीं है तो आपके पास जो बेस्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब आप मैनेजमेंट का कुछ ओपिनियन, एक्सपर्ट का ओपिनियन भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। मैंने आपको स्पेसिफिकली लिखवा दिया, अगर कोई भी वैल्यूएशन फीस है जो आपका सेल करने का खर्चा नहीं है, जो आपका वैल्यूएशन का खर्चा है, तो उसको कभी भी कंसीडर नहीं करने का। दूसरा चीज मैं आपको ये बोल दूं, वैल्यूएशन फीस के बाद अगर कोई आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस है, क्या फाइनेंस एक्सपेंस है, तो उसको भी हम कभी भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में कंसीडर करने वाले नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यू इन यूज? तो वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट ये असेट को यूज करोगे तो ये असेट आपको कुछ फ्यूचर में अर्न करके देगा। पर यस, वो अर्न करके आज नहीं देगा, वो फ्यूचर में अर्न करके देगा ना। आज उसकी कौन सी वैल्यू निकालना पड़ेगा? तो क्या प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सिंपल मैं बोल दूं, वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। एस्टिमेट करने के लिए मैं बोल दूं, पहले 5 साल तक करंट ईयर के बिजनेस ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से ज्यादा लेना है तो वो करंट ईयर के इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो भी डिस्काउंटिंग करना है ना, वो कौन से रेट से करना है? तो क्या प्रीटैक्स डिस्काउंट रेट से आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। पर अगर आपके पास अगर प्रीटैक्स डिस्काउंट रेट अवेलेबल नहीं है तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट भी ले सकते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ले सकते हो। सेकंड चीज, अगर आपका कोई भी कैश फ्लो अगर आपका इंडियन करेंसी में नहीं है, कोई भी कैश फ्लो अगर फॉरेन करेंसी में है, तो वो करेंसी जिस कंट्री का है वो कंट्री का डिस्काउंट रेट लेके आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा एंड फाइनली आपको क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मैंने बोला था, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के लिए फेयर वैल्यू का जो भी डेफिनेशन था वो फेयर वैल्यू का डेफिनेशन इंड AS 113 में बोला था। एंड इंड AS 113 में वो फेयर वैल्यू का डेफिनेशन क्या बोला था? फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड when the asset is sold, that would be paid when the liability is transferred in an orderly transaction between the market participants on a measurement date। मतलब इंड AS 113 जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि इंड AS 113 एंट्री प्राइस अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा है, इंड AS 113 एग्जिट प्राइस अप्रोच फॉलो कर रहा है। सेकंड चीज हम क्लैरिफिकेशन दे दूं, हम कभी भी इंडिविजुअल असेट का इंपेयरमेंट लॉस इज नॉर्मली डेबिटेड टू P&L। पर अगर कहने से आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा है तो आप इंपेयरमेंट लॉस वहां पे भी एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड चीज, उसको भले आप रिवैल्यूएशन के सामने एडजस्ट करो या P&L में डेबिट करो, गवर्नमेंट कभी भी उसका डिडक्शन देने वाला नहीं है। मतलब फ्रेंड्स, वो मेरे लिए टाइमिंग डिफरेंस बनने वाला है। एंड इफ इट इज अ टाइमिंग डिफरेंस तो कहने से हम वहां पे डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करेंगे। मैंने आपको डेफर्ड टैक्स असेट एंड लायबिलिटी के बारे में AS 22 एंड इंड AS 12
दोनों के हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेशन करके समझाया था। इंडिविजुअल असेट का कभी भी कैश फ्लो मिलने वाला नहीं है, और इसीलिए हम जो मोस्टली इंपेयरमेंट करेंगे वो किसका करेंगे, तो कैश जनरेटिंग यूनिट का करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट? स्मॉल फॉर्म उसका बोलते थे सीजीयू। इट इज नथिंग बट अ स्मॉल स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ एन असेट। इतना डिसाइड कर लो कितनी असेट्स को कंबाइन करोगे तो वो कॉम्बो आपको कुछ अर्न करके देगा। मैंने आपको याद करो, नौकर के पास जो बिल्डिंग है वो कुछ कमा के नहीं देता, फर्नीचर है वो कुछ अर्न करके नहीं देता, नौकर के पास एसी है तो कुछ अर्न करके नहीं देता, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स है तो वो अर्न करके नहीं देता। पर कहना इसी सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो चारों चार मिला के मुझे कुछ अर्न करके दे सकता है। तो वो चार असेट का ग्रुप वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, कैश जनरेटिंग यूनिट बन जाएगा। सेकंड चीज मैं यहां पे क्लैरिफाई करूं, कैश जनरेटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करने के लिए रूल इतना था, आपका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केटेबल मतलब कि सेलेबल होना चाहिए। आप उसको सेल करते हो कि नहीं करते हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन करवाया था, वहां पे क्या था, तो वहां पे वो आपका मैगजीन टाइटल वाला था। एंड मैगजीन टाइटल, एवरी टाइटल 300 पूरे एवरी टाइटल अर्न करने के लिए एक कैपेसिटी रखते थे। तो सिंपल आपके वहां पे वो हर एक का एक कॉम्बो नहीं, एवरी टाइटल आपके लिए क्या होगा, एक अलग से कैश जनरेटिंग यूनिट होगा। दूसरा चीज मैं बोल दूं, अगर आपके पास जस्ट टोटल इंपेयरमेंट पता है तो सिंपल वो टोटल इंपेयरमेंट हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास टोटल इंपेयरमेंट भी है, इंडिविजुअल असेट का भी है, सबसे पहले इंडिविजुअल असेट को इंपेयर करोगे, बाकी जो भी बचेगा वो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट कर दोगे। इंडिविजुअल असेट में इंपेयरमेंट है पर वो असेट जिस सीजीयू का पार्ट है, अगर वहां पे आपको इंपेयरमेंट नहीं लग रहा है तो आपको कुछ भी इंपेयरमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज ये भी मुझे बोलना पड़े, इंपेयरमेंट रोज रोज नहीं करना है, रिपोर्टिंग डेट पर करना है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बैलेंस शीट डेट पर करना है। एंड वो भी कुछ इंडिकेटर्स दिखे तो। देयर आर 4 एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। कौन कौन से? मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट डिक्रीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, सब कुछ आपकी अगेंस्ट में चल रहा है, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू का रेशियो लेस देन 1 है। इंटरनल इंडिकेटर्स 2 थे, असेट का फिजिकल डैमेज हो गया एंड असेट का पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। फ्रेंड्स ये हर एक के बीच में और है, कोई भी एक इंडिकेटर भी अगर आपको पॉजिटिव लगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू इन यूज का कैलकुलेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। पर मैंने बोला था इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडिकेटर 3 असेट थी। कौन सी 3 असेट? एक इंटेंजिबल असेट विथ इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, second any intangible asset which is not available for sale, and the third that is nothing but any intangible asset acquired in a business combination। ये 3 असेट का तो एन्युअली आपको इंपेयरमेंट कर ही देने का इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंडिकेटर्स। एंड लास्ट में हमारा यहां तक खत्म हुआ था। अगेन मैं लेक्चर के लिए क्लैरिफिकेशन दे दूं, मैं ब्लैक इंक से लिखूं, आपको लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपको बॉर्ड वर्क करवा रहा हूं, बाकी हर एक थियरी में आपको आराम से लिखा होगा। आज का मेरा मेन टॉपिक है जिस पर मैक्सिमम क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, that is nothing but bottom up and top down approach। रिपीट कर रहा हूं, क्या नाम है? बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच। आराम से समझते रहना, बहुत इजी है अगर समझ लोगे तो। फ्रेंड्स मान लो मैं मेरी बैलेंस शीट लेके बैठा, छोटी छोटी असेट को कंबाइन करते गया एंड ये सोचते रहा कितनी असेट्स को कंबाइन करूंगा तो वो मुझे कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प करेंगे। तो मेरे वहां पे टोटल 3 कैश जनरेटिंग यूनिट बन गए, ए, बी एंड सी। एंड वो कैश जनरेटिंग यूनिट का अगर फ्रेंड्स मैं कैरिंग अमाउंट लिखूं तो कैरिंग अमाउंट कुछ ऐसा हुआ, ये कुछ 200 का हुआ, ये 150 का हुआ और ये कुछ 70 का हुआ। मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूं ये 200 में एक असेट होगा कि एक से ज्यादा, ऑब्वियसली एक से ज्यादा, बिकॉज ये तीनों 3 मेरे लिए कैश जनरेटिंग यूनिट था। 150 में भी एक से ज्यादा है ना, 70 में भी एक से ज्यादा। मैंने मेरी हर एक असेट को अलोकेट कर दिया था, पर 2 असेट बाकी था। कौन सी 2 असेट बाकी था? एक गुडविल का अलोकेशन में नहीं कर पाया, एंड दूसरा मेरे पास हेड ऑफिस का बिल्डिंग था, उसका मैं अलोकेशन नहीं कर पाया। गुडविल मैंने चेक किया तो मेरे पास टोटल 42 रुपीज का गुडविल पड़ा है एंड मेरे पास 50 रुपीज का एचओ का बिल्डिंग पड़ा है। जिसको एकेडमिक पर्पस इंटरेस्ट है उनको तो बोल दूं, क्वेश्चन में आपको ऐसा दे देंगे, क्या दे देंगे कि गुडविल का अलोकेशन पॉसिबल है बट एचओ के बिल्डिंग का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है। पर मैं आपको लॉजिक भी समझाऊं। मैंने सोचा कि गुडविल कब जनरेट हुआ था, तो मैंने मेरी कंपनी को किसी के साथ जब मर्ज किया था या कोई मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन किया था,
तब कहना से सामने वाले की नेट एसेट से ज्यादा मैंने कुछ पेमेंट किया होगा, तब मेरा गुडविल आया होगा। तब तो मैंने उनको जो भी एक्सेस पेमेंट किया था वो कोई एक इंडिविजुअल एसेट के लिए नहीं था, वो एक्सेस पेमेंट तो कहने से मैंने हर एक एसेट के लिए किया था। और इसीलिए गुडविल कोई एक पर्टिकुलर एसेट की वजह से मेरी बुक में नहीं आया था, वो तो कहने से हर एक एसेट की वजह से आया था। जिसको एकेडमिक पर्पस है उनके लिए जिंदगी इजी है। क्वेश्चन में दे देंगे गुडविल का अलोकेशन पॉसिबल है, पर एचओके बिल्डिंग का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, प्लस कर रहा हूं अलोकेशन ऑफ गुडविल। एंड फ्रेंड्स, गुडविल को अलोकेट करने के लिए सिंपल समझ लेना, टोटल 3 रेशियो ले सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन रेशियो है तो वो रेशियो लेने का, वो नहीं दिया है तो सीजीयू की फेयर वैल्यू में भी ले सकते हो। एंड सीजीयू की फेयर वैल्यू भी नहीं है तो कहना इसे सीजीयू के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में भी आप ले सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन में कुछ दिया है, सेकंड प्रायोरिटी फेयर वैल्यू, एंड द थर्ड प्रायोरिटी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो सीजीयू का कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। मान लो मेरे पास क्वेश्चन में ना तो कोई स्पेसिफिक रेशियो दिया है, मेरे पास ना तो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू है, तो कहना इसे गुडविल को मेरे तीन सीजीयू एबीसी के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में करूंगा। एंड कैरिंग अमाउंट था कितना, तो कि 200:150:70 के रेशियो में मुझे मेरी गुडविल को अलोकेट करना पड़ेगा। 42 रुपीज की गुडविल को अगर इस रेशियो में अलोकेट करोगे तो फ्रेंड्स कहने से आपका आंसर यहां पे 20, 15 एंड 7 आएगा। तो मैं सिंपल बोल दूं, अब जो मुझे मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, तो ये मिलेगा कैरिंग अमाउंट आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल। कैरिंग अमाउंट आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल 220, 165 एंड 77। मैं अभी आपको याद करवा दूं, ये जो 220 है, 220 में एक असेट है कि एक से ज्यादा? अरे 220 में तो बहुत सारी असेट है इंक्लूडिंग गुडविल है। अब कहने से आपके पास कैरिंग अमाउंट रेडी है। दूसरा चाहिए आपको, क्या चाहिए, तो कहने से दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं यहां पे इंडिविजुअल असेट का इंपेयरमेंट कर रहा हूं, क्या कैश जनरेटिंग यूनिट का, कैश जनरेटिंग यूनिट का। तो कहने से अब जो मैं रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करूंगा वो भी कहने से सीजीयू का ही करूंगा। सर भूल गए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट मतलब कुछ नहीं था, दो चीज था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। एंड अगर मान लो मैंने अगर उसका रिकवरेबल अमाउंट निकाला तो इसका रिकवरेबल अमाउंट आया जस्ट 190। आपको यह बुद्धि चलनी चाहिए, इंपेयरमेंट लॉस आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा ना, 220 था, 220 माइनस 190 तो कहने से 30 रुपीज का इंपेयरमेंट आया। अब ये 30 रुपीज का जो इंपेयरमेंट आया उसका अलोकेशन का रूल सुन लो। रूल सिंपल है, अगर कोई भी इंपेयरमेंट आता है वो इंपेयरमेंट सबसे पहले आपको एडजस्ट करना पड़ेगा गुडविल के सामने। किसके सामने? गुडविल। अगर मान लो कहने से 220 के सामने 190 था तो मेरा 30 रुपीज का इंपेयरमेंट आया, पर कहने से सीजीयू ए को मैंने 20 रुपए की गुडविल अलोकेट किया था, तो मैं गुडविल में 20 रुपए अलोकेट कर दूंगा, बाकी जो होगा ना वो कैश जनरेटिंग यूनिट ए में अलोकेट हो जाएगा। कितने रुपए? 10 रुपए। अच्छा, किसी को आगे जानना है, मान लो ये 200 रुपए में 3 असेट है, क्लियर? एक बिल्डिंग है, एक प्लांट एंड मशीनरी है, एक फर्नीचर एंड फिक्सचर है। ये 100 रुपए का, ये 80 रुपीज का और ये 20 रुपीज का। तो अब क्या करोगे, ये आपका 10 रुपए का जो आया ना वो बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, फर्नीचर एंड फिक्सचर में, उसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अलोकेट कर दोगे। एंड कैरिंग अमाउंट का रेशियो कौन सा था? 100:80:20। और अगर कहना इसे ऐसा करो तो कहने से आपका 10 × 100 डिवाइडेड बाय 200, यहां पे आपको 5 रुपए का अलोकेट करना पड़ेगा, यहां पे आप 4 रुपए अलोकेट कर दोगे और यहां पे आप कितने रुपए का अलोकेशन कर दोगे? 1 रुपए का। इतना डिटेल आपको पूछेगा नहीं, जस्ट मैं आपको बोल रहा हूं, क्लियर? अब सुनना, आपको फंसे हो आपका 2 जगह पे रेशियो आया। ये जब गुडविल को अलोकेट करने की बात आती है ना, तब आपको ये चीज फॉलो करना है। मतलब स्पेसिफिक रेशियो दिया है तो रेशियो, नहीं दिया है तो फेयर वैल्यू, नहीं दिया है तो कैरिंग अमाउंट के रेशियो में, क्लियर?
पर बॉस जो ये आपका इंपेयरमेंट आया ना, ये इंपेयरमेंट के लिए तो कंपलसरी बोल रहा हूं, ये इंपेयरमेंट तो कौन से रेशियो में अलोकेट करना है, कैरिंग अमाउंट के ही रेशियो में अलोकेट करना है। सिंपल रूल इतना है, अगर कोई भी इंपेयरमेंट आए तो सबसे पहले गुडविल में, बाकी जो भी बच रहा है वो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। फ्रेंड्स मेरा वर्ड फोकस करना, मैं वर्ड बोला हूं गुडविल, मैंने वर्ड आपको इंटेंजिबल असेट नहीं बोला है। सर मतलब आप क्या बोल रहे हो? अगर मान लो इन दिस क्वेश्चन गुडविल नहीं होता, पेटेंट होता, तो मेरा आंसर कैसा होता समझो। ये ए था, ए का कहने से हम कैरिंग अमाउंट चेक करें तो ए का कैरिंग अमाउंट था 200 प्लस कहने से यहां पे गुडविल नहीं आता, यहां पे पेटेंट आटा, एंड पेटेंट कितना है 20, तो 220 हो गया। दिस इज टोटल कैरिंग अमाउंट। अच्छा कहने से अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट आया था, कितने रुपीस का रिकवरेबल अमाउंट आया था 190, तो यस आपको इतना पता चल गया इंपेयरमेंट लॉस 30। अब इंपेयरमेंट लॉस 30 अगर गुडविल है ना तो गुडविल के सामने, पर कहने से यहां पे तो गुडविल नहीं है, तो आप किस में अलोकेट करोगे? सीजीयू ए एंड पेटेंट में। सीजीयू ए एंड पेटेंट में कौन से रेशियो में? तो उसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में, मतलब सिंपल ये 200:20 के रेशियो में अलोकेट हो जाएगा। एंड अगर आंसर करोगे तो सिंपल इसका आंसर आपका कितना आएगा, राउंड ऑफ कर रहा हूं, इसका आंसर आपका आएगा 27 एंड ये पेटेंट में अलोकेट हो जाएगा 3 रुपीज। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये 27 जो आया ना उसको वापस 3 के रेशियो में, कौन कौन सा था? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। बिल्डिंग 100 का था, प्लांट एंड मशीनरी 80 का था, एंड फर्नीचर कितने का था? 20 का। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? रूल इतना ही है, सबसे पहले आपको अलोकेट करना पड़ेगा कौन से रेशियो में, तो सबसे पहले जो अलोकेट करोगे वो आप अलोकेट करने वाले हो गुडविल, बाकी जो भी बचे वो कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। क्लियर? चलो बी के लिए चेक करें। बी एक्चुअली था 150 का, हमने उसमें 15 रुपीस की गुडविल को अलोकेट किया था, मतलब कहने से 165 हो गए। एंड अगर हम उसकी रिकवरेबल अमाउंट चेक करें तो रिकवरेबल अमाउंट उसका मान लो आया था 160। अपने बिल को पूछो इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो आएगा, बिकॉज माई कैरिंग अमाउंट इज 165, माई रिकवरेबल अमाउंट इज 160, 100% बोल रहा हूं मेरा इंपेयरमेंट लॉस आएगा 5 रुपए। इंपेयरमेंट का लॉजिक क्लियर है, सबसे पहले ये 5 रुपए अलोकेट किसको कर दो? गुडविल। कहने से आपके पास गुडविल 15 रुपए का अलोकेट किया तो पूरा 5 रुपए वहां पे अलोकेट कर दोगे तो कोई टेंशन होने वाला नहीं है। पर अगर मान लो यहां पे इंपेयरमेंट आता अगर 25 रुपीज का, तो 25 रुपीज का अगर इंपेयरमेंट आता तो हम क्या करते? तो हम पहले 15 रुपए कहां पे अलोकेट कर दे? गुडविल में, यानी बाकी का जो भी 10 रुपए बचता है वो कहने से सीजीयू बी में अलोकेट कर देते। क्लियर? चलो सी के लिए चेक करें। सी एक्चुअली 70 का था, उसमें हमने गुडविल अलोकेट किया था 7 रुपए, तो टोटल सी का कैरिंग अमाउंट हुआ 77, पर उसका हमने रिकवरेबल अमाउंट चेक किया तो आया 80। और कहने से इसका तो रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो आपको कुछ भी इंपेयरमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं मैंने बॉटम अप अप्रोच खत्म किया। मेरी बैलेंस शीट में से छोटी छोटी असेट को कंबाइन करते गया एंड उसमें मेरे 3 सीजीयू बने थे, जस्ट 2 असेट बाकी था। क्लियर? अब हम चालू करते हैं, दैट इज नथिंग बट टॉप डाउन अप्रोच। हाँ, यहां तक जो भी था वो बॉटम अप था, अब मैं यहां पे कर रहा हूं टॉप डाउन। टॉप डाउन बहुत सिंपल है, बॉटम अप का जो रिजल्ट होता है वहां से आपका टॉप डाउन स्टार्ट होता है। हाँ, तो कैसे होगा? सीजीयू ए था, सीजीयू बी था, सीजीयू सी था। कैश जनरेटिंग यूनिट ए की कैरिंग अमाउंट कहने से 200 था, एंड आपने ए में इंपेयरमेंट प्रोवाइड किया था, सॉरी कितने रुपए का? 10 रुपए का, तो 200 माइनस 10 कहने से ए बचेगा 190 का। सीजीयू का बी का कैरिंग अमाउंट कितना था? 150, एंड बी में आपका कुछ भी इंपेयरमेंट नहीं था, तो 150 माइनस 0 कहने से 150 आएगा। सी का कैरिंग अमाउंट कितना था? तो चेक करो, सी का कैरिंग अमाउंट था 70, एंड 70 में आपने कोई भी इंपेयरमेंट नहीं किया था, तो सिंपल ये कितना बचेगा? 70। अच्छा, गुडविल की बात करो तो गुडविल एक्चुअली था 42 का। गुडविल 2 जगह पे इंपेयर हुआ है, एक ए में 20 रुपए का इंपेयरमेंट हुआ एंड एक बी में 5 रुपए का इंपेयरमेंट हुआ। सिंपल बोलो गुडविल टोटल 25 रुपीज का इंपेयर होने के बाद 17 रुपीज का आपके पास गुडविल बचने वाला है। यहां पे सब कुछ असेट आ गया, सिर्फ मेरा एक ही असेट बाकी है, कौन सा? हेड ऑफिस का बिल्डिंग। एंड चेक करो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि एचओ का बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट कितने रुपीस का है? 50 रुपए का। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि एचओ का बिल्डिंग का 50 रुपए हुआ। सिंपल बोलूं, यहां पे मुझे कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी, पर ये जो कैरिंग अमाउंट मिलेगी ना वो कंपनी एज अ होल मिलेगी। तो कैलसी लो, 190
प्लस 150 प्लस 70 प्लस 17 प्लस 50। कैन आई सी यहां पे मान लो आपका कैरिंग अमाउंट आया 477, आपका रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कंपनी एज अ होल आया कितने रुपीस का 450। तो कैन आई से फ्रेंड्स आपका इंपेयरमेंट लॉस आने वाला है 27। हाँ, मैं देखो कितना दिमाग आपका चल रहा है। ये 27 का इंपेयरमेंट कहां पे प्रोवाइड करोगे? बहुत लोगों का आवाज मुझे सुन रहे, बोल रहे गुडविल। आंसर इज नो। ये पूरा 27 एचओ के बिल्डिंग के सामने ही एडजस्ट होगा। एक लाइन बोल रहा हूं, अगर आपका दिमाग चले तो इन दिस क्वेश्चन टॉप डाउन अप्रोच में मैक्सिमम इंपेयरमेंट लॉस जस्ट 50 रुपए आ सकता है। कौन सा 50? दैट इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट ऑफ एचओ के बिल्डिंग जितना, कैरिंग अमाउंट ऑफ एचओ के बिल्डिंग जितना। वाई? बिकॉज उसके अलावा हर एक असेट का इंपेयरमेंट हमने बॉटम अप अप्रोच में कर लिया है। तो बॉस यहां पे जो भी इंपेयरमेंट होगा वो सिर्फ किसका होगा? एचओ के बिल्डिंग का। बाकी एक भी ज्यादा इंपेयरमेंट आने वाला नहीं है। क्लियर? बाकी की हर एक असेट का इंपेयरमेंट कहां पे हो गया है? तो वहां पे बॉटम अप में हो गया है। सिंपल। पहले अभी तक का फिर से याद करो। बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट किया था। मेरी कंपनी की बैलेंस शीट को उठा के छोटी छोटी असेट को कंबाइन करते गया, तो वहां पे टोटल 3 कैश जनरेटिंग यूनिट बने थे, ए बी सी। ए का कैरिंग अमाउंट था 200, बी का कैरिंग अमाउंट था 150 एंड सी का कैरिंग अमाउंट था 70। मेरी बैलेंस शीट में हर एक असेट मैंने कंसीडर कर लिया था, पर जस्ट 2 असेट बाकी है। कौन सी 2 असेट? एक बाकी है गुडविल एंड दूसरा बाकी है एचओ का बिल्डिंग। गुडविल का अलोकेशन पॉसिबल था, बट एचओ के बिल्डिंग का अलोकेशन पॉसिबल नहीं था। अलोकेशन के लिए सिंपल रूल याद रखो, आपको अगर कोई स्पेसिफिक रेशियो दे तो वो रेशियो फॉलो करने का, वो नहीं देते हैं तो आप फेयर वैल्यू फॉलो कर सकते हो, एंड वो नहीं करते हो तो सीजीयू के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में भी आप अलोकेट कर सकते हो। मेरे पास गुडविल के अलोकेशन के लिए क्वेश्चन में ना तो स्पेसिफिक रेशियो था, ना तो फेयर वैल्यू था। तो कैन आई से मैं जो अलोकेट करूंगा वो कैरिंग अमाउंट के रेशियो में करूंगा। एंड कैरिंग अमाउंट मैंने चेक किया तो कैन आई से उसके रेशियो में मतलब 20, 15 एंड 7 अलोकेट हो गया। तो आफ्टर अलोकेशन 220, 165 एंड 77 बचा था। क्लियर? उसके बाद हमने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट किया तो 190 आया। 220 के सामने 190 मतलब कहने से फ्रेंड्स 30 रुपीज का इंपेयरमेंट होगा। यह 30 रुपीज का इंपेयरमेंट सबसे पहले किसके सामने एडजस्ट होगा? गुडविल के सामने। तो गुडविल में कहने से फ्रेंड्स मैंने 20 रुपए अलोकेट कर दिए, रिमेनिंग जो भी बचेगा वो 10 रुपए किसके सामने निकल जाएगा? सीजीयू के सामने निकल जाएगा। क्लियर? बी के लिए चेक किया तो 165 का कैरिंग अमाउंट था, 160 की रिकवरेबल अमाउंट था, तो 5 रुपीज का इंपेयरमेंट लॉस आया। एंड 5 रुपीज मतलब कहने से यहाँ पे तो गुडविल 15 का था, तो कहने से 5 रुपीज पूरा किसके सामने अलोकेट कर देता? गुडविल के सामने। अगर मान लो यहाँ पे 25 आता तो मैं 15 गुडविल में एडजस्ट करता एंड बाकी के 10 रुपए कहां पे एडजस्ट करता? बी में करता। सी में क्या हुआ? 77 का कैरिंग अमाउंट था पर रिकवरेबल अमाउंट 80 था। मतलब कहने से मेरी रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा था, तो आपका कुछ भी इंपेयरमेंट आने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं बॉटम अप का एंड। बॉटम अप का एंड है वो टॉप डाउन का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। एक ही असेट बाकी था, कौन सा? एचओ का बिल्डिंग। उसको मैंने इंक्लूड कर दिया, तो ऑब्वियसली वहां पे जो भी इंपेयरमेंट आएगा वो सिर्फ किसका होगा? एचओ का बिल्डिंग। रीजन, बाकी की हर एक असेट हमने बॉटम अप अप्रोच में ऑलरेडी इंपेयर कर दिया है, तो टॉप डाउन में एक ही असेट बाकी था, एचओ का बिल्डिंग, तो वही करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना? कैसे हो सकता है समझो। ए था आपका कितने का? तो ए आपका जो था, जस्ट अ मिनट, 200 का था। क्लियर? बी था 150 का था एंड सी था वो 70 का था। क्लियर? आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपका गुडविल जो था वो गुडविल 42 का था, आपके पास जो एचओ का बिल्डिंग था वो 50 का था, एंड दोनों का अलोकेशन पॉसिबल है। आगे वाले में क्या था? एक का पॉसिबल है, एक का नॉट पॉसिबल है। तो पहले मैंने बॉटम अप किया एंड यहां पे तो क्या बोला? दोनों का अलोकेशन पॉसिबल है। तो क्या अच्छा, एक में उसमें आगे में एक का अलोकेशन पॉसिबल नहीं था, तो पहले मैंने बॉटम अप किया एंड उसके बाद मैंने कौन सा किया? टॉप डाउन। यहां पे तो कहने से दोनों का अलोकेशन पॉसिबल है, तो क्या करोगे? ये रहा ए, ये बी एंड ये सी।
कैरिंग अमाउंट चेक करो तो कहने से आपका 200 था, ये 150 था और ये 70 था। प्लस कहने से अलोकेट करोगे किसको, गुडविल को। कौन से रेशियो में, कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। तो आपका कैरिंग अमाउंट के रेशियो में मतलब 42 को 200:150:70 के रेशियो में करो तो 20 आएगा, 15 आएगा एंड 7 आएगा। प्लस कहने से आपका एचओ के बिल्डिंग का भी अलोकेशन पॉसिबल था, तो कहने से उसको भी कैरिंग अमाउंट मतलब 200:150:70 के रेशियो में करे तो 50 × 20 डिवाइडेड बाय 42, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं तो कहने से ये 24 आएगा। 50 × 15 डिवाइडेड बाय 42 तो कहने से ये आपका कितना आएगा, 18 आएगा। जस्ट अ मिनट, 50 रुपए का आपका था तो 50 × 20 डिवाइडेड बाय 42 तो ये आंसर आएगा 24। 50 × 15 डिवाइडेड बाय 42 तो ये आंसर आएगा 18 एंड 50 × 7 डिवाइडेड बाय 42 तो कहने से आपका आंसर आएगा 8। अब ध्यान से सुना, अब एक भी असेट नहीं बाकी सब कुछ आ गया। अगर मैंने इसकी रिकवरेबल अमाउंट निकाला तो मान लो इसका रिकवरेबल अमाउंट कुछ आ रहा था, एक मिनट पहले तो कहने से मुझे टोटल कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। एंड अगर टोटल कैरिंग अमाउंट निकालू तो 200 + 20 + 24 कहने से इसका कैरिंग अमाउंट होगा 244। एंड अगर मान लो इसका रिकवरेबल अमाउंट जस्ट आया 200 रुपए, हाँ पहले अपने दिल को पूछो इंपेयरमेंट आएगा, 100% इंपेयरमेंट लॉस आएगा। एंड वो इंपेयरमेंट लॉस कितना होगा, 44 का। बोलो सबसे पहले किसके सामने, तो कोई टेंशन है ही नहीं, सबसे पहले तो गुडविल तो उठाई देने का। गुडविल कितने का था, तो 20 का। बाकी का कहने से अधर जो बचे, अधर कितना बचा, 24 बचा ना, ये 24 रुपीस दो में अलोकेट होगा, एक ए में एंड एक एचओ के बिल्डिंग में। कौन से रेशियो में, तो ए का कैरिंग अमाउंट था 200, एचओ का बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट था 24 रुपए। तो सिंपल, अगर मैं 24 रुपए को 200:24 के रेशियो में करूं तो 24 × 200 डिवाइडेड बाय 224 अगर ये करोगे तो आपका आंसर यहां पे आएगा 21 और यहां पे आंसर कितना आएगा, 3 रुपए का। क्लियर, मतलब सबसे पहले किसके सामने, तो क्या एचओ के बिल्डिंग, अरे गुडविल के सामने। बाकी जो भी बचे वो आपका सीजीयू एंड दूसरा जो भी है उसका कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट कर सकते हो। चलो बी के लिए करें, 150 + 15 + 18 तो कहने से इसका कैरिंग अमाउंट आएगा 183। मैंने अगर उसका रिकवरेबल अमाउंट चेक किया तो रिकवरेबल अमाउंट आया 170। सबको पता है 13 रुपए का इंपेयरमेंट है, 13 रुपए का इंपेयरमेंट है। ऑब्वियसली वो 13 रुपए किसके सामने एडजस्ट हो जाएगा, गुडविल। सर 13 नहीं होते 23 होता तो 15 रुपए गुडविल, बाकी का जो 8 रुपए बचा वो बी एंड एचओ का बिल्डिंग। रेशियो कौन सा, तो क्या 150:18। एंड फाइनली यहां पे चेक करें तो 77 + 8 तो 85 था, उसका रिकवरेबल अमाउंट मान लो 90 था, तो आपको कुछ भी इंपेयरमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये बॉटम अप ही किया, टॉप डाउन करने की जरूरत है, आंसर इज नो, क्योंकि एक भी असेट का इंपेयरमेंट बाकी है ही नहीं। जो भी था वो सब कुछ यहाँ पे दोनों असेट का अलोकेशन पॉसिबल था ना, तो बॉटम अप में स्टोरी हमने खत्म कर दिया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, कैसा, जस्ट अ मिनट, ए 200 का था, बी 150 का था, सी 70 का था। एंड आपको ऐसा बोला है कि आपके पास गुडविल है 42 का, एचओ का बिल्डिंग है 50 का, दोनों का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर फ्रेंड्स दोनों का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है तो अलोकेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब बॉटम अप का कुछ काम ही नहीं है। डायरेक्टली कौन सा अप्रोच, टॉप डाउन। तो सिंपल अभी यहां पे ही डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, किसको, गुडविल। गुडविल कितने का 42, दूसरा होगा एचओ का बिल्डिंग कितने का 50। तो सिंपल ये जो मिलेगा ना वो डायरेक्टली हमको कैरिंग अमाउंट ऑफ द कंपनी एज अ होल ही मिलेगा। कितना टोटल करो तो 200 + 150 + 70 + 42 + 50। एंड अगर ये चेक करोगे तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द कंपनी एज अ होल आया 512। एंड अगर मैं इसकी रिकवरेबल अमाउंट चेक करूं तो रिकवरेबल अमाउंट जो था ना वो मान लो 450 था। क्लियर, तो आपका इंपेयरमेंट लॉस होगा, हाँ इंपेयरमेंट लॉस होगा।
कितने का इंपेयरमेंट लॉस होगा? 62 का। फ्रेंड्स समझ लेना ये 62 का इंपेयरमेंट कैसे होगा। सबसे पहले आपको एडजस्ट कर देने का गुडविल को, बिकॉज यहां पे तो गुडविल का इंपेयरमेंट बाकी है ना, तो गुडविल को इंपेयर कर दोगे 42 का। बाकी का जो 20 रुपए बचे ना, वो 20 रुपए कितने में जाएगा पता है? 4 चीज में, ए बी सी एन एच ओ। कौन से रेशियो में? 200:150:70:50। क्लियर? बस मुझे आपको वो समझाना है, ऐसा नहीं है कि आपको बॉटम अप के बाद टॉप डाउन करना पड़े। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। दो असेट, दोनों का अलोकेशन पॉसिबल, तो सिर्फ आपका बॉटम अप में काम खत्म हो जाएगा। दोनों का अलोकेशन नॉट पॉसिबल, तो सिर्फ आपका टॉप डाउन में काम खत्म हो जाएगा। एक का पॉसिबल पर दूसरे का नॉट पॉसिबल, तो पहले आपको बॉटम अप करना पड़े एंड उसके बाद आपको कौन सा करना पड़े? टॉप डाउन करना पड़े। रिपीट कर रहा हूं, दो असेट, दोनों का अलोकेशन पॉसिबल, सिर्फ बॉटम अप में काम खत्म हो जाएगा। दो असेट, दोनों का नॉट पॉसिबल, सिर्फ टॉप डाउन में काम खत्म हो जाएगा। दो असेट, एक का पॉसिबल एक का नॉट पॉसिबल, तो पहले बॉटम अप ने उसके बाद टॉप डाउन। अब जो मैंने बोला था ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि यहां पे मैक्सिमम इंपेयरमेंट लॉस जस्ट 50 रुपए होगा, दैट इज बुक वैल्यू ऑफ अनअलोकेटेड असेट जितना, हमारे क्वेश्चन में एचओ के बिल्डिंग जितना। वो लाइन कब सही होगी? अगर आप पहले बॉटम अप करने के बाद अगर आप टॉप डाउन स्टार्ट कर रहे हो तो ही वो लाइन सही होने वाला है, बाकी वो लाइन सही होने वाला नहीं है। क्लियर? पूरा टॉपिक मैं लास्ट टाइम एक बार फिर से समझा दूं, फिर उसके बाद हम उसको लिखते हैं। मैंने मेरी बैलेंस शीट को कंबाइन करते गए मेरे वहां पे 3 सीजीयू बन गए, ए बी सी। 2 असेट बाकी था, एक बाकी था गुडविल, दूसरा बाकी था एचओ का बिल्डिंग। गुडविल का अलोकेशन पॉसिबल था बट एचओ के बिल्डिंग का अलोकेशन पॉसिबल नहीं था। अलोकेशन के सिंपल रूल बोल दो, स्पेसिफिक रेशियो दिया है तो रेशियो फॉलो करने का, नहीं दिया है तो कहना से आपको फेयर वैल्यू लेने का, एंड वो भी नहीं दिया है तो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अलोकेट कर देने का। रिकवरेबल अमाउंट निकालो, इंपेयरमेंट लॉस आए, सबसे पहले आप अलोकेट करोगे गुडविल के सामने, बाकी जो भी बचता है वो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। बॉटम अप का एंड है, वो टॉप डाउन का स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां पे एक ही एसेट आपका बाकी होगा जो अनअलोकेटेड था, तो वहां पे मैक्सिमम इंपेयरमेंट कितना होगा? वो अनअलोकेटेड एसेट की बुक वैल्यू जितना, उनसे ज्यादा होने वाला नहीं है। ये लाइन तभी पॉसिबल है, पहले बॉटम अप करो एंड उसके बाद टॉप डाउन करो। दोनों एसेट है, दोनों का अलोकेशन पॉसिबल, तो सिर्फ बॉटम अप। दो एसेट, दोनों का अलोकेशन नॉट पॉसिबल, सिर्फ टॉप डाउन। दो एसेट, एक का पॉसिबल एक का नॉट पॉसिबल, तो पहले बॉटम अप एंड उसके बाद टॉप डाउन। क्लियर? इसके जितने भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये टॉपिक दिमाग में चला जाएगा। पहले इसकी थियरी लिख दे एंड उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। चलो फ्रेंड्स, टाइटल लगाओ बॉटम अप अप्रोच। अब आपको लिखना है सब कुछ। बॉटम अप अप्रोच। क्लियर? वहां पे लिखना आइडेंटिफाई कैश जनरेटिंग यूनिट of entity and allocate goodwill and corporate assets if they can be allocated। क्लियर? अगर वो अलोकेशन पॉसिबल है तो अलोकेट कर दो।
नेक्स्ट टाइटल लगाओ, कैलकुलेट टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ total carrying amount of cash generating unit after allocation. Next, calculate recoverable amount of cash generating unit. Next, impairment loss is equal to carrying amount minus recoverable amount. Next, such impairment loss will be allocated as follow. क्लियर, वो इंपेयरमेंट लॉस का अलोकेशन कैसे करना है, तो एस फॉलो, नीचे 1 बाय 1 करके लिखना. फर्स्ट टू शेयर ऑफ गुडविल allocated in cash generating unit. फ्रेंड्स, मुझे आपको यहां पे एक इंडेस 103 एंड एक इंडेस 38 का लाइन बोलना पड़ेगा. इंडेस 103 का नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इंडेस 38 का नाम है इंटेंजिबल असेट. उसके लिए मैं आपको 2 मिनट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में लेके जाऊं. AS 14 ऐसा बोल रहा था, एनी गुडविल इज जनरेटेड अंडर अमालगमेशन शुड बी अमोटाइज्ड इन मैक्सिमम 5 years. अब मैक्सिमम 5 साल में वो गुडविल को अमोटाइज कर सकते थे. इंडेस ना बोल रहा है, इंडेस बोल रहा है गुडविल का कभी भी अमोटाइजेशन नहीं होगा. सर ऐसा क्यों? AS में बोलते थे 5 साल, इंडेस बोल रहा है कि अमोटाइजेशन नहीं करने का. इंडेस लॉजिकल थोड़ा ज्यादा है. रीजन समझो, हम छोटे थे तब से सिखाया है कि कोई भी चीज का लाइफ अगर अनलिमिटेड है, इनडेफिनिट पीरियड तक वो चलने वाला है, तो हम उसका कभी भी डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड नहीं करते थे. लाइक बेस्ट एग्जांपल इज अ लैंड. लैंड का लाइफ इनडेफिनिट पीरियड के लिए होता है, तो हम उसका कभी भी डेप्री प्रोवाइड नहीं करते. तो कहने से गुडविल का लाइफ भी एक्चुअली देखने के लिए जाओ तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए. वो 5 साल वो तो अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा था, इसीलिए उसको 5 साल में अमोटाइज करते थे. बाकी वो 5 साल एक कंजम्पशन था. पर यहां पे तो ऐसा बोल दिया कि गुडविल का लाइफ अनलिमिटेड है. जिसका भी लाइफ अनलिमिटेड है तो उसका कभी भी अमोटाइजेशन नहीं होगा. पर टेंशन मत करो, गुडविल का अमोटाइजेशन नहीं होगा, पर गुडविल का इंपेयरमेंट तो होने वाला है. जिसको थोड़ा ज्यादा पता चल रहा है उनको समझा रहा हूं. गुडविल को अमोटाइज नहीं करोगे, मतलब कहने से गुडविल का बैलेंस एज इट इज रहेगा. मतलब ऐसा बोलूं कि सीजीयू का कैरिंग अमाउंट ज्यादा आएगा. ड्यू टू गुडविल रिकवरेबल अमाउंट में कोई चेंज होने वाला नहीं है. सीजीयू का कैरिंग अमाउंट ज्यादा आया, रिकवरेबल अमाउंट एज इट इज है, तो कहने से आपका इंपेयरमेंट लॉस भी ज्यादा आएगा. और इंपेयरमेंट लॉस ज्यादा आया तो उसमें सबसे पहले कौन हटने वाला है? तो कि गुडविल ही निकलने वाला है. तो सिंपल, गुडविल का अमोटाइज नहीं होगा, पर गुडविल का इंपेयरमेंट तो होने ही वाला है. तो ब्रैकेट में लिख दो, यहां पे स्पेसिफिकली लिखना है आपको, गुडविल कैन नॉट बी अमोटाइज्ड.
it is only tested for impairment. क्लियर? गुडविल का कभी भी अमोर्टाइजेशन नहीं करने का, ऑलवेज उसका जस्ट क्या होगा, इंपेयरमेंट ही होगा. बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस will be allocated on other assets balance impairment loss will be allocated on other assets of cash generating unit including share of corporate assets if they can be allocable, अगर वो allocate हुआ है तो ही, बाकी नहीं. In the ratio of कैरिंग अमाउंट. क्लियर? कैरिंग अमाउंट के रेशियो में आपको बाकी का जो भी इंपेयरमेंट लॉस है उसको क्या कर देना पड़ेगा, अलोकेट कर देना पड़ेगा. नेक्स्ट अगर लिखे, दैट इज नथिंग बट टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच. क्लियर? चलो वहां पे लिखना, कैलकुलेट revised carrying amount of all cash generating unit after bottom up approach and also add unallocated goodwill and unallocated corporate assets. Next, calculate recoverable amount for the entity as a whole. For the entity as a whole. Clear? Next, impairment loss will be allocated to first on unallocated goodwill, balance on unallocated corporate assets in the ratio of
कैरिंग अमाउंट। क्लियर? अब थोड़ा सम्स करें तो आपको डिटेल पता चलेगा। चलो फ्रेंड्स, नौकर का मटेरियल ओपन करो, बहुत सारे सम्स करने हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए, पहले से स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1 हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है, एंड आज मैं करवा रहा हूं दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एनडीए कॉर्पोरेशन acquired Smith Limited business on 31st March 2005 for rupees 5,000 lakhs. Details of the acquisition are as under: fair value of the identifiable assets 4,000 lakhs, goodwill। क्लियर? ये पूरा जो ब्रैकेट है ना फ्रेंड्स वो कैंसिल कर दो, बिकॉज वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चलता था, अंडर इंडिया से हम गुडविल का अमोर्टाइज करने वाले नहीं है। क्लियर? तो वो कैंसिल कर दो। 1,000 lakhs। The anticipated useful life of the acquired asset is 8 years. NDA uses straight line method of depreciation with no residual value is anticipated. On 31st March 2007, NDA Corporation estimated the significant decline in the production due to changed government policies. The net selling price of the identifiable asset is not determinable. मतलब आपको fair value less cost to sell नहीं मिल सकता। The cash flow forecast based on the recent financial budget for the next 6 years after considering the changed government policies are as follows. Incremental financing cost is 10%, which represent current market assessment of the time value of money. आपको यहां पे क्या क्या दिया है? तो आपको यहां पे कैश फ्लो दिया है, जस्ट अ मिनट, आपको यहां पे क्या क्या दिया है? कैश फ्लो दिया है 2008, 9 एंड 10, 11, 12 एंड 13 एंड आपको कैश फ्लो दे दिया। Acquired business as a cash generating unit required first value in use, second impairment loss, and the third revised carrying amount of the asset on 31st March 2007। सबसे पहले क्वेश्चन तो चालू करते हैं, बाकी सब कुछ बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पूछा है आपको वैल्यू इन यूज। फ्रेंड्स, वैल्यू इन यूज मतलब क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। क्लियर? तो टाइटल लगाओ क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसमें हम लिख रहे हैं आंसर ए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। एंड आपको पता है वैल्यू इन यूज मतलब कुछ नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। फ्रेंड्स, मेरे साथ आप 4 कॉलम का टेबल बनाओगे। एंड वहां पे लिखो ईयर, उसके बाद लिखोगे कैश फ्लो, उसके बाद लिखोगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% आएगा, एंड उसके बाद दैट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू। सब कुछ अमाउंट आपको इन लैक्स में था, तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख दूं कि अमाउंट जो है वो हमारा रुपीज इन लैक्स में। क्लियर? चलो चेक करो आपको कौन से ईयर्स दिए। तो आपको 2008 टू 2013 दिए, तो पहले एक बार ईयर लिख दो। 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 एंड 2013। फ्रेंड्स, आपको कैश फ्लो आपको तीन 6 साल का आपको दे दिया। कितना दिया है? तो पहले 3 साल 700 एंड बाकी के 3 साल आपको कितना दिया? 500 एंड आपको डिस्काउंटिंग रेट दिया कितना दिया? 10%। तो यहां पे लिख रहा हूं 700, 700, 700 एंड बाकी के 3 साल 500, 500 एंड 500। सर आप तो कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि वो आपको ग्रोथ रेट ना वो सब कुछ चेक करना है। कुछ हम एकेडमिक पर्पस के लिए वो सब कुछ चेक करने वाले नहीं है। तो अगर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखना चालू करें तो फर्स्ट ईयर में होगा 0.909, सेकंड ईयर 0.826, थर्ड ईयर 0.751, फोर्थ ईयर 0.683, फिफ्थ ईयर 0.621,
एंड द सिक्स्थ ईयर 0.564। क्लियर? मल्टीप्लाई करना चालू करो, 700 इंटू 0.909 करोगे तो आपका आंसर होगा 636.3। नेक्स्ट 700, नेक्स्ट अगर आप करोगे 700 इंटू 0.826 करोगे तो आपका आंसर होगा 578.2। नेक्स्ट 700 इंटू 0.751 करोगे तो आपका आंसर होगा 525.7। नेक्स्ट 500 इंटू 0.683 करोगे तो आपका आंसर होगा 341.5। नेक्स्ट 500 इंटू 0.621 करोगे तो आपका आंसर होगा 310.5। नेक्स्ट 500 इंटू 0.564 करोगे तो आपका आंसर होगा 282। एंड अगर आप टोटल करो तो फ्रेंड्स आपका आंसर होने वाला है 2674। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं। क्लियर? ये मुझे क्या मिल गया? तो वैल्यू इन यूज मिल गया। क्वेश्चन नंबर बी में आपको पूछा है कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। क्लियर? फ्रेंड्स, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करूं तो उसके लिए मुझे दो चीज चाहिए। एक चाहिए कैरिंग अमाउंट चाहिए ना, एक चाहिए रिकवरेबल अमाउंट। तो सबसे पहले काम करें, हम उसमें से रिकवरेबल अमाउंट का कैलकुलेशन कर दें। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिकवरेबल अमाउंट के लिए भी मुझे दो चीज चाहिए। एक चाहिए दैट इज नथिंग बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अरे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एंड दूसरा चाहिए दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज। क्वेश्चन में आपको बोला है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है ना, वो इजीली डिटर्मिनेबल नहीं है। मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं इट इज नॉट डिटर्मिनेबल, तो इसको मारो गोली। पर कैन आई से आपके पास वैल्यू इन यूज तो है, एंड अगर वो वैल्यू इन यूज कितना है तो वैल्यू इन यूज आपके लिए 2674 है। तो सिंपल अगर मैं करूं मेरे लिए विच एवर इज हायर, तो ऑब्वियसली वो विच एवर इज हायर मेरे लिए कितना होने वाला है, तो कि 2674 होने वाला है। क्लियर? अब हम इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ टोटल 4 कॉलम का टेबल बनाओगे। ऊपर टाइटल लगा दो दैट इज नथिंग बट पर्टिकुलर्स, असेट, गुडविल एंड टोटल। क्वेश्चन स्टार्ट करूं उससे पहले आपको पता होना चाहिए मैं यहां पे बॉटम अप करूंगा कि टॉप डाउन करूंगा। फ्रेंड्स, टॉप डाउन नहीं होगा। क्यों टॉप डाउन होगा? रीजन, एक ही कैश जनरेटिंग यूनिट है एंड एक ही असेट बाकी है, तो कहने से कुछ अलोकेशन बलोकेशन के कुछ बातें ही नहीं। बॉटम अप की बात तो कब आए? अगर आपके पास एक से ज्यादा कैश जनरेटिंग यूनिट है एंड उसका आप क्या करने वाले हो, तो क्या अलोकेट करने वाले हो। चेक करो, आपने स्मिथ लिमिटेड का जो बिजनेस अक्वायर किया था, वो स्मिथ्स लिमिटेड का बिजनेस आपने जो अक्वायर किया था वो कब किया था? तो कहने से उसकी डेट आपको बोला है, वो आपने अक्वायर किया था 31 मार्च 2005 को। एंड अगर उसको यहां पे लिखूं मैं तो 31 मार्च 2005 आपने जो अक्वायर किया था उसमें असेट था 4000 का, गुडविल था 1000 रुपए का। तो कहने से आपने उसका टोटल पेमेंट किया था कितने रुपए का? 5000। एंड वो आपके लिए टोटल एक कैश जनरेटिंग यूनिट था। उसमें से फ्रेंड्स आप क्या माइनस करोगे, तो कि अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अब माइनस करोगे। अमोर्टाइजेशन तो हम करने ही नहीं वाले हो गुडविल का। कितना होगा? तो क्या 4000 की असेट है, 8 साल की लाइफ है, मतलब पर एनम 500 होगा, एंड 2 साल तक का अगर चेक करो तो कहने से आपका 1000 रुपए का होगा। इसमें कुछ अमोर्टाइजेशन तो होने ही नहीं वाला है। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं कि व्हाट इज माय कैरिंग अमाउंट, एंड वो कैरिंग अमाउंट कौन से दिन का मुझे मिलेगा? 31 मार्च 2007 का मिलेगा। तो असेट मेरे पास होगा 3000 रुपए का,
गुडविल मेरे पास होगा कितने रुपए का, 1000 रुपए का, एंड टोटल मेरे पास कितने का होने वाला है, 4000 का होने वाला है। कैन आई से फ्रेंड्स, आपने ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट तो कैलकुलेट करके रखा है, एंड आपने चेक करो, आपने ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करके रखा है, एंड आपका टोटल रिकवरेबल अमाउंट आपने कितना कैलकुलेट करके रखा था, 2674। तो 4000 रुपए की कैरिंग अमाउंट को 2674 तक लाना है। तो कैन आई से फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आप वहां पे इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करोगे ही करोगे। कितना, तो क्या 4000 माइनस 2674 का आपका इंपेयरमेंट होगा, मतलब कैन आई से आपका 1326 रुपीज का इंपेयरमेंट आया। सबसे पहले मैं अलोकेट किसको कर दूंगा, तो कैन आई से 1000 रुपए में अलोकेट कर दूंगा गुडविल को, एंड बाकी का 326 रुपीज जो अलोकेट होगा वो किसको अलोकेट होगा, तो क्या आपकी असेट को। क्लियर, एक्चुअली 1000 पर आपको कुछ राउंड नहीं करना था। हाँ, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो अगर आप चेक करोगे तो आपका यहाँ पे असेट का बैलेंस हो जाएगा 2674 एंड गुडविल का बैलेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, गुडविल का इंपेयरमेंट नहीं होगा, अरे सॉरी, गुडविल का अमोर्टाइजेशन नहीं होगा, पर कहना से फ्रेंड्स गुडविल का इंपेयरमेंट तो होने ही वाला है। एंड आपको पॉइंट नंबर सी में ये भी पूछा है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ऑन 31 मार्च 7, तो उसको भी नीचे एक आंसर के फॉर्म में लिख दे। अगर आंसर सी लिखना है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2007। तो फ्रेंड्स इन दैट सिचुएशन आपका गुडविल का बैलेंस 0 होगा। क्लियर, गुडविल तो पूरे पूरे 0 ही हो जाएगा, पर कहना इसे आपका जो बाकी का असेट्स का बैलेंस है, वो असेट्स का बैलेंस आपके पास बचने वाला है, एंड वो कितना बचेगा, तो क्या 2674 का। डन, बहुत इजी क्वेश्चन था, पर यस पता चलना चाहिए मैंने यहाँ पे बॉटम अप किया कि टॉप डाउन किया, तो मैंने यहाँ पे कौन सा अप्रोच किया, टॉप डाउन किया। क्लियर, बॉटम अप तो कब होगा, एक से ज्यादा कैश जनरेटिंग यूनिट हो एंड उसमें भी कुछ अगर अलोकेशन की बात है तो वो आपका बॉटम अप होगा, बाकी होने वाला नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूं। क्लियर, अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़े उसके पहले मैं आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं जो आपको लिखना है। चलो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लिखो तो। लिखो वहां पे, ऑन 31 मार्च 2008 ABC Limited acquired XYZ Limited for rupees 600 lakhs. XYZ Limited has three cash generating unit X, Y and Z with net fair value of rupees 240 lakhs, 160 lakhs and 80 lakhs respectively. ABC Limited recognized goodwill of rupees 120 lakhs for the accounting year ended
31 March 2010, X unit incurred substantial losses and its recoverable amount is rupees 270 lakhs. क्लियर? नीचे लिखना कैरिंग अमाउंट ऑफ डिफरेंट CGU आर एस अंडर, आपका क्वेश्चन में कैरिंग अमाउंट दे ही दी है, X इज इक्वल टू 260 lakhs, Y is equal to 240 lakhs, Z is equal to 160 lakhs and goodwill is equal to 24 lakhs and total करोगे तो 684 lakhs. Clear? Calculate impairment loss most important if goodwill can be allocated on reasonable and consistent basis to कैश जनरेटिंग यूनिट. क्लियर? सिंपल फ्रेंड्स, आपको एक्स वाई जेड आपको 3 सीजी हुई है, क्वेश्चन को आराम से समझो एंड उसका कहने से उसके साथ आपका क्या है, गुडविल है एंड गुडविल का अलोकेशन पॉसिबल है वैसा आपको बोल दिया है. क्लियर? अगर इस आंसर को अगर हम सॉल्व करें तो फ्रेंड्स आपको 4 कॉलम का एक टेबल बनाना पड़ेगा. एंड उसमें टाइटल लगा दो दैट इज नथिंग बट पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड. क्लियर? एंड आपको क्या दे दिया है, कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है. चेक करो आपको एक्स का कैरिंग अमाउंट कितना दिया है. तो कहने से आपको एक्स का कैरिंग अमाउंट ऊपर दिया था 260, 240 एंड 160. 260, 240 एंड 160. फ्रेंड्स जस्ट क्वेश्चन देख के आपको इतना पता चलना चाहिए आपने कहीं पे भी रिवॉल्यूशन किया होगा ऐसा मुझे लग रहा है. क्यों? एक्स यूनिट जब अक्वायर किया था तब उसकी 240 की फेयर वैल्यू थी, पर आज आपकी बुक में चेक करो तो वो 260 है, मतलब उसका रिवॉल्यूशन कुछ किया है. वाई जब अक्वायर किया था तब 160 का था और यहां पे चेक करो तो 240 का है. क्लियर? रिवॉल्यूशन किया है कि नहीं किया उनसे मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछा नहीं है. अच्छा, गुडविल का अलोकेशन पॉसिबल था तो क्या था, तो प्लस हम कर देंगे, क्या करेंगे, गुडविल को अलोकेट करेंगे. एंड अच्छा, मैं अलोकेशन के लिए सिंपल आपको रूल याद करवाऊं. स्पेसिफिक रेशियो दिया है तो रेशियो कंसीडर करने का, रेशियो नहीं दिया है तो फेयर वैल्यू कंसीडर करोगे, एंड फेयर वैल्यू भी नहीं है तो कहना है आप कैरिंग अमाउंट के रेशियो में कंसीडर कर दोगे. यहां पे मेरे पास कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं है, पर चेक करो मुझे क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दे दिया है. कितना था, 240, 160 एंड 80, वैसा आपको फेयर वैल्यू दे दिया है. तो आपको गुडविल को अलोकेट करना पड़ेगा कौन से रेशियो में, 240 इज टू 160 इज टू 80, मतलब फ्रेंड्स 3:2:1 के रेशियो में अलोकेट कर दोगे. 24 रुपए की गुडविल है, 3:12:8 के रेशियो में अगर अलोकेट करोगे तो आपका आंसर होगा 12, 8 एंड 4. एंड अगर यहां तक का टोटल करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा,
कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। पर कैरिंग अमाउंट कौन सा मिलेगा? टोटल, दैट इज आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल मिल जाएगा। इसमें मिलेगा 272, इसमें मिलेगा 248 एंड यहां पे क्या मिलेगा? 164। आपको हर एक का रिकवरेबल अमाउंट नहीं दिया है, आपको जो भी रिकवरेबल अमाउंट दिया है वो जस्ट किसका दिया है? एक्स का दिया है। कितना दिया है? 270। तो यस, आपका इंपेयरमेंट लॉस आएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, मैंने यहां पे कौन सा अप्रोच किया? बॉटम अप किया ना, बिकॉज एक से ज्यादा सीजीयू था एंड गुडविल का मैंने क्या किया? अलोकेशन किया। तो कौन सा अप्रोच हुआ? बॉटम अप। ये 2 रुपए का जो भी इंपेयरमेंट आए, रूल क्या था? तो सिंपल याद करवा दो, दिस 2 रुपीज इंपेयरमेंट लॉस इज एडजस्टेड अगेंस्ट गुडविल। हम किसके सामने उसको एडजस्ट कर देंगे? गुडविल के सामने एडजस्ट कर देंगे। क्लियर? डाउट है? अगर ये 2 नहीं होता, 22 होता तो 12 रुपए गुडविल के सामने, ऊपर का जो 10 बचा वो कहना से 260 में जितने भी असेट पड़ा है वो हर एक के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अलोकेट हो जाता है। क्लियर? ये हमारा कौन सा अप्रोच हुआ? बॉटम अप। इसी क्वेश्चन को बेस लेके मैं आपको टॉप डाउन करवाऊं। देखना, उसका क्वेश्चन लिखो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल करके लिखो। एंड वहां पे लिखो, इफ इन द अबोव एग्जाम्पल if in the above example goodwill cannot be allocated on reasonable basis to cash generating unit. Clear? The recoverable amount of all 3 cash generating unit which is immediately larger cash generating unit to which goodwill can be allocated is rupees 680 एंड आपको बोला है कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस। फ्रेंड्स क्या है, इन दिस क्वेश्चन आपका गुडविल का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है एंड अगर गुडविल का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है तो आपका बॉटम अप अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली कौन सा अप्रोच करोगे? टॉप डाउन अप्रोच। एंड टॉप डाउन अप्रोच तो बहुत सिंपल होता है। लाइक समझो कैसे, आपके पास कितनी एसेट है? आपके पास एक्स है, वाई है, जेड है, आपके पास गुडविल है। क्लियर? चेक करो एक्स वाई एंड जेड एंड गुडविल कितने का दिया था? 260, 240, 160, 260, 240, 160 एंड 24। तो कहना है सब जो मिलेगा वो कैरिंग अमाउंट ऑफ द कंपनी एज अ होल मिल जाएगा। एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ द कंपनी एज अ होल चेक करोगे तो वो कितना था? 684। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कंपनी एज अ होल चेक करो तो रिकवरेबल अमाउंट फ्रेंड्स आपका कितना था? 680। 684 के सामने अगर 680 का चेक करोगे तो यस आपका इंपेयरमेंट लॉस आएगा कितने रुपए का? 4 रुपए का। दिमाग लगाना, ये सेपरेट क्वेश्चन है एंड अगर सेपरेट क्वेश्चन है मतलब हर एक असेट का इंपेयरमेंट करना अभी भी बाकी है। ये 4 रुपए किसके सामने मैं एडजस्ट कर दूंगा? गुडविल। गुडविल की कोई इज्जत ही नहीं है
सबसे पहले इंपेयरमेंट आए, मतलब सबसे पहले किसके सामने अलोकेट कर देना का, गुडविल के सामने। अगर मान लो 2 मिनट के लिए ये 680 नहीं होता, ये 600 होता, तो फ्रेंड्स कहना से आपका जो इंपेयरमेंट आता वो 84 का आता, तो मैं क्या करता, गुडविल के सामने 24 करता, बाकी जो भी अदर है वो 60 रुपीज करता, यानी 60 रुपीज 3 में, ए बी एंड सी, उसके कैरिंग अमाउंट 260, 240 एंड 160 के रेशो में क्या हो जाता, अलोकेट हो जाता। क्लियर। अभी भी हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया है जहां पे बॉटम अप एंड टॉप डाउन का कॉम्बो है। क्लियर। अब मैं वैसा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच का कॉम्बिनेशन है, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ध्यान से करना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉटम अप एंड टॉप डाउन का कॉम्बो स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 4, हमारी बुक का सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्लियर। क्वेश्चन 4 अंडरलाइन कर दो। उत्तरांचल इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज 3 कैश जनरेटिंग यूनिट्स X, Y and Z. Carrying amount on 31st March 2010 of X, Y and Z is rupees 400 lakhs, 600 lakhs and 800 lakhs respectively. Due to adverse technological changes affecting Uttaranchal Industries Limited, the company conduct impairment test of each of its cash generating unit as on 31st March 2010. Company has a corporate asset as a head office building of rupees 600 lakhs and the research and development center of rupees 200 lakhs. Carrying amount of the building, friends underline करना पड़ेगा आपको, carrying amount of the building can be allocated on a reasonable basis but R&D center cannot be allocated to reasonable basis to X, Y and Z cash generating units. Remaining useful life of X units 10 years, Y and Z unit is 20 years. The HO assets are depreciated on a straight line basis. Net selling price of each cash generating unit is not determinable. Hence, recoverable amount is based on value in use. 15% discount rate fairly indicate time value of money. Calculate impairment loss to be recognized in the financial statement for the year ended 31st March 2010 and allocation of impairment loss. Also calculate revised carrying amount of all assets of the cash generating unit. Future cash flow for X, Y, Z and Uttaranchal Limited industry as a whole at the end of the 31st March 2010 is below. रुपीज इन लैक्स आपको दिया है एंड आपको सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करें? 3 सीजीयू है XYZ, 2 असेट बाकी है, एक हेड ऑफिस का बिल्डिंग एंड दूसरा है R&D सेंटर। एचओ के बिल्डिंग को आप अलोकेट कर सकते हो बट R&D सेंटर को अलोकेट नहीं कर सकते हो। मतलब आपको इतना बुद्धि चलना चाहिए, मेरे पास 2 असेट है, एक का अलोकेशन पॉसिबल है बट एक का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है। ये सब कुछ करूं उसके पहले तो कहने से मुझे वैल्यू इन यूज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपको जस्ट कैश फ्लो दिया है, प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया नहीं है। क्लियर? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आराम से, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हिम्मत रखना। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स टाइटल लगा दो एंड उसमें मैं यहां पे लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। हम वैल्यू इन यूज का कैलकुलेशन कर रहे हैं एंड वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। क्लियर? हम कैसे करेंगे? पहले ईयर का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर का कॉलम बनाएंगे। एक्स प्रेजेंट वैल्यू, वाई प्रेजेंट वैल्यू, जेड प्रेजेंट वैल्यू, उत्तरांचल लिमिटेड एज होल एंड प्रेजेंट वैल्यू। टोटल मुझे 10 कॉलम का टेबल चाहिए, एकदम ध्यान से प्रिपेयर करना, 10 कॉलम आप बना दोगे, मुझे भरोसा है। क्लियर? चलो स्टार्ट करें। वन, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 एंड 10। क्लियर? अच्छा, चलो फ्रेंड्स, ऊपर टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर, थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट करना, एक्स एंड उसका प्रेजेंट वैल्यू, वाई प्रेजेंट वैल्यू, जेड प्रेजेंट वैल्यू, एंड आपका लास्ट में जो होगा वो कंपनी एज अ होल होगा, मतलब उत्तरांचल लिमिटेड एज अ होल, एंड उसका क्या होगा तो क्या प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? पहले ये मेहनत तो कर ले। ईयर में आपको बोल दिया है आपका 1 to 5 है, 6 to 10 है, एंड 11 to 20 है। क्लियर? तो पहले यहां पे लिख दो, ईयर 1 to 5 होगा, 6 to 10 होगा, एंड 11 to 20 होगा। इट में भी पॉसिबल सब कुछ हर एक जगह पे ना हो। 15% के हिसाब से पहले 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालो। फ्रेंड्स मेरे साथ कैलसी चलाओ, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 5 बार इक्वल टू दबाओगे, 1 2 3 4 एंड 5, जीटी करो तो कहने से आपका आंसर आएगा 3.3522। तो यहां पे लिख रहा हूं 3.3522। क्लियर? 6 to 10 का कैसे निकालोगे? तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ऐसा 10 बार करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंपल जीटी कर दिया। ये जो आपको मिला ना वो 1 to 10 का मिला। 1 to 10 में से मैं 1 to 5 का 3.3522 माइनस कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? 6 to 10 का मिल जाएगा, एंड वो आंसर आपका आएगा, दैट इज नथिंग बट 1.6666। क्लियर? एंड 11 to 20 का करें तो कहने से आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 1 to 10 का कितना था वो टोटल एक बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा कहना से वो था 5.0188। यहां पे एक बार रफ में मैं लिख देता हूं, 5.0188 था। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? 1 to 20 का करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। क्लियर? जीटी करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.2593। उसमें से कहना चाहिए माइनस कर दो 5.0188, तो आपको ये आंसर मिल गया, एंड वो कितना मिलेगा? 1.2405। क्लियर? मतलब आपके पास तीनों तीन के डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके पास रेडी है। अब चेक करो, एक्स का कैश फ्लो आपको दे दिया है, एक्स जस्ट 10 साल चलने वाला है, तो 140 एंड 200 यहां पे लिख देता हूं। ये 140 है, ये यहां पे कितना है? 200, पर 11 to 20 कुछ होने वाला नहीं है। कैलसी लो, 140 इंटू 3.3522 एंड 200 इंटू 1.666, रादर 4 times 6 लिखना पड़ेगा ना, 140 इंटू 3.3522। तो सिंपल इसका आंसर होगा यहां पे 469.308। एंड नेक्स्ट करोगे 200 इंटू 1.6666, तो इसका आंसर होगा आपका 333.32। एंड अगर मैं इसका फाइनल आंसर यहां पे आपको बोलूं तो इसका आंसर आपका होने वाला है 802। क्लियर? हम सब कुछ क्या कर देते हैं? अमाउंट को राउंड ऑफ कर देते हैं, एंड फाइनली यहां पे मैं आंसर बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं? 802। क्लियर? अब वाई के लिए चेक करें तो वाई का कैश फ्लो बोला आपको, वाई का 1 to 5 6 to 10 एंड 11 to 20 के लिए कैश फ्लो बोला है 100 130 एंड 82। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 100 130 एंड 82। यहां पे आएगा 100 130 एंड 82। कहना से आपके पास डिस्काउंटिंग फैक्टर रेडी है। कैलसी लो, 100 इंटू 3.3522, तो कहना से फ्रेंड्स आपका यहां पे आंसर होगा 335.22। नेक्स्ट लो 130 इंटू
1.6666, तो आपका आंसर होगा वहां पे 216.658। एंड नेक्स्ट चेक करोगे तो आपका आंसर 82 इंटू 1.2405, तो वहां पे आपका आंसर होगा 101.721। एंड फ्रेंड्स अगर यहां तक का टोटल चेक करोगे तो आपका आंसर, मैं राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं कि आपका आंसर यहां पे कितना होगा, 654 का आपका यहां पे आंसर होने वाला है। क्लियर? यहां पे लिख दो 654। चलो अब जेड के लिए चेक करें। जेड का कैश फ्लो पहले मैं लिख दूं। जेड में कैश फ्लो था 120, 240 एंड 230, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 120, 240 एंड 230, 120, 240 एंड 230। चलो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करो 120 इंटू 3.3522, तो आपका वहां पे आंसर होगा 402.264। नेक्स्ट 240 इंटू 1.6666, तो आपका आंसर वहां पे होगा 399.984। एंड नेक्स्ट अगर चेक करोगे तो 230 इंटू 1.2405, तो आपका आंसर वहां पे होगा 285.315। एंड अगर इसका यहां तक का टोटल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं, फाइनल आंसर दैट इज नथिंग बट 1088 आपको आंसर आएगा। क्लियर? तो यहां पे लिख दो 1088। एंड लास्ट में मुझे मेहनत करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट फॉर कंपनी एज अ होल। एंड अगर हम कंपनी एज अ होल की मेहनत करें तो चेक करो आपको उत्तरांचल लिमिटेड एज अ होल जो भी जो कैश फ्लो दिया है वो कैश फ्लो कितना था, 370, 650 एंड 446। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 370, 650 एंड 446। मल्टीप्लाई करो फ्रेंड्स, 370 इंटू 3.3522, तो आपका आंसर होगा 1240.314। 650 इंटू 1.6666, तो आपका आंसर होगा 1083.29। एंड अगर करोगे 446 इंटू 1.2405, तो आपका आंसर होगा 553.263। एंड अगर यहां तक का आप टोटल चेक कर लोगे तो आपका वहां पे आंसर आने वाला है 2876। क्लियर? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट एंड जस्ट हमारा यहां पे वैल्यू इन उसका आंसर हुआ है। क्लियर? अब एक्चुअली सम हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको बेस लेके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज नथिंग बट बॉटम अप अप्रोच करने वाले। मतलब कहना इसे, क्योंकि आपका बिल्डिंग का अलोकेशन पॉसिबल था तो आपको अलोकेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मेरे साथ आप 4 कॉलम का टेबल बनाओगे। चलो उसके ऊपर टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड। एंड कहना इसे अगर मैं यहां पे चेक करूं व्हाट इज योर कैरिंग अमाउंट, तो आपको हर एक का कैरिंग अमाउंट आपको दे दिया है क्वेश्चन में। चेक करो सबसे ऊपर आपको कैरिंग अमाउंट दिया था एक्स वाई एंड जेड का, तो आपको बोला है कि एक्स वाई एंड जेड का कैरिंग अमाउंट आपका कितना है 400, 600 एंड 800। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 400, 600 एंड 800। अच्छा अब क्या होता, तो कहने से मैं एचओ के बिल्डिंग को अलोकेट करता। अलोकेशन के लिए सिंपल रूल याद करो, स्पेसिफिक रेशियो दिया है तो वो रेशियो लेना पड़े, रेशियो नहीं दिया है तो फेयर वैल्यू लेना पड़े, एंड वो भी नहीं है तो कैरिंग अमाउंट लेना पड़े। तो एक्चुअली मैं यहां पे लेने वाला था कैरिंग अमाउंट, पर कैरिंग अमाउंट में भी प्रॉब्लम ये है कि हर एक का यूजफुल लाइफ अलग अलग है, तो डायरेक्टली मैं कैरिंग अमाउंट भी उठा नहीं सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, वो यूजफुल लाइफ को कंसीडर करके एक वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इनटू मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई करो। यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रेंड्स ये 10, 20 एंड 20 था, तो अगर यहां तक का चेक करोगे तो आपको आंसर मिलेगा आपका वेटेड एवरेज। एंड वेटेड एवरेज कितना मिलेगा, तो 4000, 12,000 एंड 16,000 आपको मिल जाएगा।
अब आप जो एचओ का बिल्डिंग अलोकेट करोगे ना, वे 4:12:16 में कर दोगे। तो प्लस कर रहा हूं, अलोकेशन ऑफ एचओ का बिल्डिंग, एंड उसके लिए हमारा रेशियो कौन सा रहेगा, 4:12:16। फ्रेंड्स चेक करो, आपको एचओ का बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट दिया था 600 रुपीज को अगर आप 4:12:16 के रेशियो में अगर आप अलोकेट करोगे तो आपका यहां पे आंसर होगा 75, 225 एंड द 300। तो क्लियर, यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहां पे जो मुझे मिलेगा वो कैरिंग अमाउंट आफ्टर अलोकेशन ऑफ एचओ बिल्डिंग मिलने वाला है। क्लियर, एक कॉमन मिस्टेक आप जल्दी जल्दी में क्या करते हो, 4000 प्लस 75, यहां पे कैरिंग अमाउंट 4075 लिख रहे हो। आंसर इज नो, दैट 4000 इज अ वेटेड एवरेज। आपको टोटल किसका करना है, ये 400 प्लस 75, मतलब आपका जो भी कैरिंग अमाउंट होगा वो कितना होगा, 475, 600 प्लस 225, तो यहां पे होगा 825, 800 प्लस 300, तो यहां पे कितना होगा, 1100। क्लियर, ये कैरिंग अमाउंट हो गया। अब कहने से मुझे रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना था, एंड अगर रिकवरेबल अमाउंट अगर कैलकुलेट करूं, वो तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था। फ्रेंड्स कहने से मैं ऑलरेडी वैल्यू न्यूज तो कैलकुलेट करके रखा है, तो डायरेक्टली हम यहां पे लिख दें कि व्हाट इज अवर रिकवरेबल अमाउंट। ऊपर जो मेहनत अगर वो नहीं किया है ऊपर प्रेजेंट वैल्यू वाला, तो रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। रिकवरेबल अमाउंट अगर कैलकुलेट नहीं किया तो आपको इंपेयरमेंट भी होने वाला नहीं है। 802 654 एंड द 1088, एंड फाइनली अगर इसका यहां पे चेक करूं, एक एक को पकड़े, इंपेयरमेंट लॉस कुछ है, तो पहले का कैरिंग अमाउंट 475 था, पर सामने रिकवरेबल अमाउंट 802 था, तो यहां पे कुछ इंपेयरमेंट होने वाला नहीं है। सेकंड में चेक करें तो 825 का कैरिंग अमाउंट है, 654 का रिकवरेबल अमाउंट है, तो यस 171 का हमारा इंपेयरमेंट लॉस होने वाला है। इंपेयरमेंट लॉस का रूल ये था, इंपेयरमेंट लॉस अगर कुछ भी आए तो सबसे पहले अलोकेट कर देना था गुडविल, पर यहां पे तो गुडविल था ही नहीं। गुडविल नहीं है तो जितने भी असेट है उसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में, यहां पे एक तो मेरा CGU-Y है और एक एचओ का बिल्डिंग है, तो 171 को मैं दो में अलोकेट कर रहा हूं, एक मेरा कैश जनरेटिंग यूनिट Y में एंड दूसरा मेरा एचओ का बिल्डिंग में। अगर आप चेक करोगे कि आपका कैश जनरेटिंग यूनिट Y कितना था, तो चेक करो आपका कैश जनरेटिंग यूनिट जो Y था वो 600 का था। एंड कहना से फ्रेंड्स अगर आप यहां पे चेक करोगे कि आपका एचओ का बिल्डिंग कितना था, तो कहना से फ्रेंड्स आपका एचओ का बिल्डिंग आपने यहां पे अलोकेट किया था 225 का। क्लियर, यहां पे नीचे लिख दो। तो सिंपल यहां पे कौन सा होगा, 600 का ये था, एंड एचओ का बिल्डिंग फ्रेंड्स कितने का था, तो अगर 225 का था, तो अगर आप इंपेयरमेंट लॉस को अलोकेट करोगे तो 171 का इंपेयरमेंट था, इंटू 600 डिवाइडेड बाय 825 करो तो इसका आंसर मिल जाएगा 171 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 825। फ्रेंड्स प्लीज राउंड ऑफ करना, बहुत डिटेल में मत जाना। तो सिंपल इसका अगर यहां पे चेक करोगे तो आंसर आएगा 124, और यहां पे 171 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 825 करोगे तो 171 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 825, तो सिंपल इसका यहां पे आंसर आएगा 47 रुपीज का। क्लियर, अच्छा बाजू में चेक करें, 1100 का था, 1100 एंड 1088 चेक करोगे तो कहना है फ्रेंड्स आपका यहां पे इंपेयरमेंट लॉस आने वाला है 12 रुपए का, एंड वो 12 रुपए के इंपेयरमेंट लॉस को अगेन बोल रहा हूं दो लोगों के बीच में आपको अलोकेट करना पड़ेगा। एक होगा CGU-Z एंड दूसरा होगा दैट इज नथिंग बट आपके लिए एचओ का बिल्डिंग। CGU-Z का चेक करो आपका कैरिंग अमाउंट कितना था, तो CGU-Z का कैरिंग अमाउंट था आपका 800 रुपए का, एंड कैनाई से आपका एचओ का बिल्डिंग कितना था, क्या था 300 रुपए का। तो 12 रुपए को 800:300 के रेशियो में करना पड़े, तो 12 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 1100 करूं, चेक करो 12 इंटू
800 डिवाइडेड बाय 1100 करोगे तो फ्रेंड्स आपका राउंड ऑफ होने के बाद आंसर आएगा 9 रुपीज। यहाँ पे 12 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1100 करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 रुपए। इसको बोलते हैं कि मैंने कौन सा अप्रोच खत्म कर दिया, बॉटम अप अप्रोच मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा स्टार्ट करेंगे, दैट इज समथिंग बट टाइटल लगा देता हूं, टॉप डाउन अप्रोच। क्लियर? टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट ही कहां से होता है, यहां से होता है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर बॉटम अप। क्लियर? आफ्टर बॉटम अप आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे होगा, चलो एक एक को पकड़े। पहले चेक करो आपका एक्स कितने का था, एक्स 400 का था, चेक करो आपने एक्स में तो 1 भी रुपए का इंप्रूवमेंट नहीं किया, तो 400 माइनस 0, एक्स आपका कितने का रहने वाला है, 400 का रहने वाला है। अच्छा आगे चेक करूं वाई, वाई आपका कितने का था, कहने से वाई आपका 600 का था। एंड फ्रेंड्स चेक करो आपने 124 का वहां पे इंपेयरमेंट किया है, 600 माइनस 124 करोगे तो वाई का आपका आंसर होगा 476 का। जेड कितने का था, तो कहना है जेड मैंने चेक किया, मेरा जेड था 800 का, 800 में से 9 रुपीज का इंपेयरमेंट करोगे तो कहना है आपका 791 होगा। उसके बाद कहना है यहां पे चेक करो, दैट इज नथिंग बट एचओ का बिल्डिंग। फ्रेंड्स मेरा एचओ का बिल्डिंग 600 का था, पर मैंने इंपेयरमेंट दो जगह पे किया था, एक 47 का एक इंपेयरमेंट था, 3 रुपए का भी इंपेयरमेंट था, मेरा सिंपल 50 रुपए का इंपेयरमेंट हुआ, तो टोटल कितना होने वाला है 550। तो अगर यहां तक का टोटल चेक करें 400 प्लस 476 प्लस 791 प्लस 550, तो कहना है आपका आंसर कितना होगा 2217। पर यस अभी भी एक असेट बाकी है, कौन सी असेट अभी भी ऐड करना बाकी है, तो फ्रेंड्स आपको R&D सेंटर जो अभी भी ऐड करना बाकी है। एंड अगर आप R&D सेंटर का वैल्यू चेक करोगे तो आपको क्वेश्चन में R&D सेंटर का वैल्यू बोल दिया है, कितने रुपीस बोला है 200 का, तो सिंपल मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं 200, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। पर ये जो कैरिंग अमाउंट आया ना वो तो कहना से आपका कंपनी एज अ होल आने वाला है। एंड कंपनी एज अ होल अगर कैरिंग अमाउंट चेक करोगे तो आपका 2417 होगा। सामने अगर मैं चेक करूं कि व्हाट इज माय रिकवरेबल अमाउंट, तो चेक करो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर आपने ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करके रखा था, एंड वो कितना था 2876 था। तो कहना है मेरा कैरिंग अमाउंट मेरा रिकवरेबल अमाउंट से कम है, एंड अगर कम है अरे तो सिंपल आपका कुछ इंपेयरमेंट होने वाला नहीं है। आपको इंपेयरमेंट तभी प्रोवाइड करना है अगर आपका कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। इन दिस क्वेश्चन अगर यहां पे टॉप डाउन अप्रोच में मैक्सिमम इंपेयरमेंट आता ना तो भी कितना आता, 200 आता, 200 से ज्यादा 1 भी रुपए का इंपेयरमेंट आने वाला नहीं है। पहले से आपको क्वेश्चन में समझा दूं, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हमने क्या किया था, तो सबसे पहले हमने एक वैल्यू इन यूज का कैलकुलेशन कर दिया था हर एक चीज के लिए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था दैट इज नथिंग बट बॉटम अप अप्रोच, एंड बॉटम अप अप्रोच में कैरिंग अमाउंट ले लिया, यूजफुल लाइफ को मल्टीप्लाई कर दिया तो वेटेड एवरेज मिल गया, एचओ के बिल्डिंग को वो वेटेड एवरेज के रेशियो में अलोकेट कर दिया, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट किया, एंड फाइनली इंपेयरमेंट लॉस आया। इंपेयरमेंट लॉस जो भी आता था वो असेट एंड आपका सीजीयू के रेशियो एंड एचओ के बिल्डिंग में अलोकेट कर दिया। बॉटम अप का एंड वो हमारा टॉप डाउन का स्टार्टिंग था, एंड यहाँ पे हमारा कोई भी इंपेयरमेंट नहीं था। क्लियर? आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं, पर एक बार अगेन मैं याद करवा दूं, इंडिया 36 नाम था इंपेयरमेंट ऑफ असेट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेयरमेंट, तो इंपेयरमेंट इज नथिंग बट डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट। फॉर्मूला फॉर इंपेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। 8 जगह पे आपका इंडिया 36 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। इन्वेंट्रीज, डेफर्ड टैक्स असेट, प्लान असेट, बायोलॉजिकल असेट मेजर एट अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल, फाइनेंशियल असेट। उसके बाद अगर आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कैरिंग अमाउंट मतलब व्हाट, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस अगर इंपेयरमेंट लॉस पहले आपने प्रोवाइड किया है तो वो। रिकवरेबल अमाउंट में हम 2 चीज कंसीडर करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू के डेफिनेशन दिया इंड AS 113 में, वहां पे लिखा है फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड व्हेन द असेट इज सोल्ड एंड द पेड व्हेन द लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन अ मेजरमेंट डेट। फेयर वैल्यू इंड AS 113 एग्जिट प्राइस अप्रोच फॉलो कर रहा है। फेयर वैल्यू आपको 3 जगह से मिले, करंट आपका कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट है तो
वो नहीं है तो कहना है आपका कोई करंट मार्केट में एक्टिव प्राइस है वो, एंड वो भी नहीं है तो आपके पास जो बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां से फेयर वैल्यू ले सकते हो। जब भी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करो तो आपको फाइनेंस कॉस्ट है, वैल्यूएशन फीस है, आपका कोई भी टैक्स एक्सपेंस उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू इन यूज मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। पहले 5 साल तक आपका जो भी ग्रोथ रेट है वो करंट ईयर के बिजनेस ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से ज्यादा लेना है वो करंट ईयर के इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। डिस्काउंटिंग करोगे वो प्री टैक्स डिस्काउंट रेट से करोगे ना। अगर आपका कोई भी कैश फ्लो अगर फॉरेन करेंसी में है तो इंडिया का डिस्काउंट रेट नहीं लोगे, वो कंट्री का जो डिस्काउंट रेट है वो डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करके क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी आपका इंपेयरमेंट लॉस आएगा दैट इंपेयरमेंट लॉस इज डेबिटेड टू पीएनएल। पर अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा है तो उसके सामने भी सेट ऑफ कर सकते हो। गवर्नमेंट मुझे इंपेयरमेंट का कभी भी डिडक्शन देने वाला नहीं है, तो भी वो मेरे लिए टाइमिंग डिफरेंस था। व्हाई? इट इज नथिंग बट अर्ली चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड वहां पे आपको डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना पड़ेगा। हम कभी भी इंडिविजुअल असेट का इंपेयरमेंट नहीं करेंगे, हम जो भी इंपेयरमेंट करेंगे वो कैश जनरेटिंग यूनिट का करेंगे। इट इज नथिंग बट अवर स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ एन असेट। इंडिविजुअल असेट में इंपेयरमेंट है पर वो असेट जिस सीजीयू का पार्ट है, अगर वहां पे इंपेयरमेंट नहीं है तो आपको 1 भी रुपए का इंपेयरमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। सीजीयू डिटरमाइन करने के लिए सिंपल रूल था, आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस मार्केटेबल के सेलेबल होना चाहिए। आप सेल करते कि नहीं करते उनसे कोई लेना देना नहीं है। इंपेयरमेंट तभी करने का अगर आपको कुछ इंडिकेटर्स दिख रहा है। देयर आर 4 एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट डिक्रीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, सब कुछ मेरी अगेंस्ट में चल रहा है, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू का रेशियो लेस देन 1 है। इंटरनल इंडिकेटर्स 2 ही थे, असेट का फिजिकल डैमेज हो गया एंड असेट का पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। हर एक के बीच में और था, कोई भी एक कंडीशन में फुलफिल्ड हो जाए तो आपको वैल्यू न्यूज का कैलकुलेशन स्टार्ट करने का, आपको इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था दैट इज नथिंग बट बॉटम अप एंड द टॉप डाउन अप्रोच। मेरे पास 3 सीजीयू थे, 2 असेट बाकी था। गुडविल का अलोकेशन पॉसिबल था बट एचओ के बिल्डिंग का अलोकेशन पॉसिबल नहीं था। गुडविल के अलोकेशन के लिए सिंपल रूल बोल दो, स्पेसिफिक रेशियो दिया है तो वो रेशियो, नहीं दिया है तो फेयर वैल्यू, नहीं दिया है तो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अलोकेट कर देने का। अच्छा, उसके बाद मैं आपको याद करवा दूं कि रिकवरेबल अमाउंट निकालो, इंपेयरमेंट लॉस जो भी आएगा वो सबसे पहले आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट द गुडविल, एंड बैलेंस जो भी बचे वो हर एक असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में आप अलोकेट कर सकते हो। बॉटम अप का एंड है वो टॉप डाउन का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे एक ही असेट बाकी था, कौन सा? एचओ का बिल्डिंग। तो वहां का जो मैक्सिमम इंपेयरमेंट होगा वो कितना होगा? एचओ का बिल्डिंग जितना। ऐसा कोई रूल नहीं है, बॉटम अप के बाद ही टॉप डाउन। 2 असेट है, दोनों का अलोकेशन पॉसिबल सिर्फ बॉटम अप। 2 असेट, दोनों का अलोकेशन नॉट पॉसिबल सिर्फ टॉप डाउन। 2 असेट, एक का पॉसिबल, एक का नॉट पॉसिबल, तो पहले बॉटम अप एंड उसके बाद टॉप डाउन। क्लियर? अभी भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.